हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आइए आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द इकोनॉमी जीएस 3 पार्ट and quite an easy question I would say, since this is a topic which you will read in detail in the economics part। और ये क्वेश्चन हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में से है। सो क्वेश्चन सेज कि जो इंडिया की ग्रोथ है, इंडियाज ग्रोथ इन एक्सटर्नल सेक्टर इज रिस्ट्रेन्ड not only by the international factors but also by domestic factors and the directive is comment। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो इंडिया की ग्रोथ है एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, वो सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से ही रेस्ट्रेन में नहीं है, मतलब कि जितना उसका पोटेंशियल है वो इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से ही वो कम नहीं रह रहा, पर कुछ ऐसे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से वो अपने पूरे पोटेंशियल के हिसाब से रोल प्ले नहीं कर पा रहा। तो आपको इसके अंदर दोनों इंटरनेशनल फैक्टर्स और डोमेस्टिक फैक्टर्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और क्योंकि डायरेक्टिव कमेंट है तो आपने सिर्फ टिप्पणी करनी है कि क्या क्या इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और क्या क्या डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। तो देखिए, ऑल्दो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या क्या डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा, पर हमको अपने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में ये भी बताना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल सेक्टर उसको रेस्ट्रेन का सामना करना पड़ रहा है, ताकि हम ये दिखा पाएँ कि जो क्वेश्चन की लाइन दी गई है उसको हम एफर्मेशन के साथ उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार स्ट्रक्चर को आपको समझा भी देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर से हमारा मतलब क्या है। एक या दो लाइंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसको देंगे सो एज टू इम्पार्ट अ सेंस ऑफ कंटेक्स्ट टू ये आंसर, कि आगे हम एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। बॉडी की पहली दो लाइनों में हम इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करेंगे विच रेस्ट्रेन्स इंडियाज एक्सटर्नल फैक्टर, एंड दिस विल इम्पार्ट अ सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। And then in the next part or the next article talk about the domestic factors which restrain India's external sector। So quite an easy body I would say। और लास्ट में कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं which needs to be taken by the government to improve the external sector's performance। तो जब भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ इट दे वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर आप जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव फेस दिस वन सिंगल प्रॉब्लम कि कंटेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी आपके पास। इफ़ यू डो नॉट हैव द सफिशिएंट कंटेंट फॉर द क्वेश्चन, अगर आपने एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इकॉनमी सबसे एक तरह से सबसे ईजीएस्ट और सबसे टफेस्ट हमारा सब्जेक्ट माना जाता है पूरे यूपीएससी में। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें आप जनरल पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। यू नीड टू हैव रेलिवेंट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि आपके क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे, और उसके साथ साथ आपके पास डाटा और फैक्ट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि इकॉनमी विदाउट डाटा एंड फैक्ट्स इज इनकम्प्लीट। So these are some of the points which you need to keep in mind while answering the economy questions। So I hope कि जब भी आप इकोनॉमी के आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स आपके न्यूज़ में रहते हैं, उसके बारे में आपके पास हर चीज़ के टॉपिक के लिए आपके पास रेलिवेंट सर्टेन डाटा फैक्ट्स होने चाहिए जो आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, तभी आपके इकोनॉमी के आंसर्स को अबव एवरेज नंबर मिल सकेंगे। नहीं तो आपने देखा होगा कि ऑल दी 4 पेपर्स इकोनॉमी के ज़्यादातर बच्चों GS 3 में ज़्यादातर बच्चों के नंबर्स कम आते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि बच्चों को कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है इकोनॉमी के पार्ट में से। बट इफ़ सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बेंट टुवर्ड्स द इकोनॉमी, अगर उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स जहां पर आपके नंबर आ सकते हैं। और मेरे खुद के सबसे ज़्यादा नंबर इसी पेपर में आए थे GS 3 के अराउंड 135। सो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे GS 3 की, डाटा वाइज पॉइंट वाइज स्पेसिफिक कंटेंट होगा आपके पास, सो यू विल बी रिवार्डेड वेरी हैंडसमली इन दिस GS 3 इकोनॉमी पार्ट। तो आइए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले हम इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे कि ये एक्सटर्नल सेक्टर होता क्या है। सो इट रेफर्स टू all international economic transactions between residents of the country, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को मिला के हम कह रहे हैं इन रेजिडेंट्स को, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड कंसिस्ट ऑफ components included under balance of payment।
तो ये पूरा जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है विच इज़ आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ दिस आंसर डिस्कशन. आई होप दैट you would know what is the balance of payment, how are the GDP calculated between, there are 4 types of calculation of GDP, GNP, like all this. So आपको अगर ये जो बेसिक्स हैं वो आपको आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. आई एम नॉट डिस्कसिंग देम हेयर. सो ये क्वेश्चन कहता है दाउ इंडिया हैज़ एन हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर बट इट्स ग्रोथ इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पर हमने हिंट दे दिया कि जो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, पर कुछ कारणों की वजह से बट इट्स ग्रोथ इज स्लोअर देन द एक्सपेक्टेड. तो अगले लाइन में हम बात करेंगे जब हम बॉडी को शुरू करेंगे कि नॉट ओनली इंटरनेशनल फैक्टर्स सच एज, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के भी 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन की लाइन है उसको एक तरह से एफर्मेशन मिल जाए. तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंटरनेशनली जो हमारी क्वालिटी है, अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें यूरोप में उनको बैन कर दिया जाता है, तो इस वजह से जो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से इंटरनेशनल फैक्टर एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रेन फेस करता है. उसके बाद फ्लक्चुएटिंग ऑयल प्राइसेस, कि ऑयल प्राइसेस बदलते या घटते बढ़ते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है उसमें बहुत डिस्टॉर्शंस आती रहती हैं. इंपोर्ट बैन बाय इंटरनेशनल मार्केट, जैसे कि स्टील को बैन कर दिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, या और भी जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए जिसको इंटरनेशनल मार्केट्स में बैन का सामना करना पड़ता है. दे ऑल हैम्पर आवर एक्सटर्नल मार्केट, जो कि हमारे ग्रोथ को रेस्ट्रेन करता है. तो यहाँ तक हमने इंटरनेशनल मार्केट फैक्टर्स के बारे में भी 3 पॉइंट दे के उसको सेटिस्फाई कर दिया दैट दीज आर द इंटरनेशनल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच आवर ग्रोथ इज रेस्ट्रेन्ड. तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे. बट मैनी डोमेस्टिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रेस्ट्रेनिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर सच एज. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में हमने पूरे एक्सटर्नल सेक्टर को भी डिफाइन कर दिया, उसमें क्या क्या आता है उसको लिख दिया. उसके बाद हमने इंटरनेशनल फैक्टर्स की भी बात कर ली और साथ में एक कंजक्शन लाइन लिख दी कि अब हम डोमेस्टिक सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस क्वेश्चन की मेन डिमांड भी है. उसके लिए हमने पहले 4 पॉइंट देंगे. तो सबसे पहला पॉइंट जो हम दे रहे हैं वो है मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स. देखिए एक्सटर्नल सेक्टर को फ्यूल करने के लिए जो सबसे बड़ा जो रोल है वो है मॉनेटरी, कि अगर हमारे पास पैसा होगा हम टेक्नोलॉजी लगा पाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज को हायर कर पाएंगे इन द टर्म्स ऑफ लेबर कैपिटल. तो अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम अपने जो पूरी पोटेंशियल के हिसाब से काम कैसे करेंगे, और अगर हमारा पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ को हम और आगे लेके कैसे जा सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू मेंशन एज नंबर 1. इकोनॉमी में जब भी चीज़ें आएंगी तो अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट्स को प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे कि जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको सबसे ऊपर लिखेंगे तो दे वुड इम्पार्ट अ बेटर सेंस ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी टू योर आंसर. So number 1 point says monetary constraints, and this we can also include rising NPAs with the banks and high interest rates have resulting in a funding constraint for industries. जैसे कि आपको पता है डिमोनेटाइजेशन होके हटी है और उसके बाद कोविड होके आता है जिसकी वजह से NPAs बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं and this has resulted into a फंडिंग रेस्ट्रेन फॉर द इंडस्ट्रीज. अगर इंडस्ट्रीज के पास पैसा ही नहीं होगा सो हाउ दे विल प्रोड्यूस द थिंग्स विच कैन अल्टीमेटली गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स. Due to this lack of funding, our industry's growth has been affected and unable to adopt new technologies which ultimately affect our competitiveness in the international market. This point is self-explanatory of the earlier point which I have explained to you. उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटी लोग जैम. इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई बिल पास कर दिया, हमने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दिया ऊपर से, पर ग्राउंड लेवल से क्लियरेंस ही नहीं मिल रही है. जिस जगह पर उसको बनना था वहाँ पर कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट होने लग गया है कि हम ये चीज़ खाली नहीं करेंगे, या फिर टैक्स को लेके कोई प्रपोजल आया था वो सिंप्लीफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लेके हमारे को कोई पॉलिटी लोग जमा हो रहा है कि ऑपोजिशंस हैं वो सरकार के ऊपर किसी तरह के करप्शन के आरोप लगा रहे हैं. बैंकिंग रिफॉर्म्स की हम बात कर सकते हैं. पॉलिटिकली लॉकजम एक ऐसा हेडिंग है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को अगर लिखेंगे इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द अदर थिंग्स. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इकोनॉमी में हमेशा ही लिख सकते हैं. तो इस पॉइंट में हम कह रहे हैं कि सेवरल प्रपोज रिफॉर्म्स सच एज टैक्स सिंप्लीफिकेशन प्रपोजल्स,
land reforms, foreign investment promotion and banking reforms etc. are continuously being delayed, resulting into eroding of trust. जिस वजह से हम अपने इंटरनेशनल मार्केट को, वहां पर जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे। थर्ड पॉइंट सेज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। तो इससे हम क्या मतलब रखते हैं कि अगर हमने अपने एक्सटर्नल सेक्टर को पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट करना है कि जितना हमारा पोटेंशियल है उस हिसाब से हमने उसका प्ले करना है, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सेट होना चाहिए ताकि उसको यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को फुली एक्सप्लॉइट कर पाएँ। पर हमारे इंडिया में देखा गया है दैट देयर इज़ लैक ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर which fail to provide efficient and cheap transportation facilities, which ultimately affects our export potential and renders our product less competitive in international markets due to increased cost. So this point is also सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि कैसे कैसे अगर हमारी रोड्स ख़राब होंगी, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर रिसोर्सेज हमको ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी हमारे पास, तो वो इसी कारण, इन कारणों की वजह से हम अपना पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, लेस कॉम्पिटिटिव होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, विच विल अल्टीमेटली अफेक्ट आवर एक्सटर्नल सेक्टर। सो क्वाइट एन ईजी पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखिए एक्सटर्नल सेक्टर है तो एक्सपोर्ट पॉलिसी सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। एट पॉइंट्स आवर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल टू आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड इन मैनी केसेस वी फॉलो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर विच रेंडर आवर एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट रिजल्टिंग इन ट्रेड डेफिसिट। तो देखिए ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, मान लीजिए अगर हमारे देश में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, उस पर रेस्ट्रेन लगा दिए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, मान लीजिए कल को सरकार को लगता है कि हमारे खुद के देश में इस कमोडिटी को लेके थोड़ा इनसिक्योरिटी हो सकती है कि हमारे खुद के देश में अगर हम आलू मान लें कि कल को हो सकता है कि ये प्रेडिक्शन हो कि आलू की जो फसल है वो बुरी होगी, तो हम ये कर सकते हैं कि आलू के ऊपर जो एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी ना दे के उस पर एक ड्यूटी लगा दें ताकि आलू का जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाए हमारी चीज़ों को। तो वो क्या होगा कि इंक्रीज कॉस्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को उतना अच्छे से कॉम्पिटिटिव हम नहीं रहेंगे और बेच नहीं पाएंगे। सो ये देखा गया है कि जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी है इट कम्स इन कॉन्ट्रास्ट सेल्डम विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है दे बिकम लेस कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट विच रिजल्ट्स इन ट्रेड डेफिसिट, कि बाहर से हम चीज़ें तो ज़्यादा मंगवा रहे हैं बट ऑन दी अदर हैंड वी आर एक्सपोर्टिंग लेस एज कंपेयर टू द थिंग्स वी आर इम्पोर्टिंग। सो ये 4 प्रोमिनेंट पॉइंट हैं, पर इसके साथ जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है कि अगर आप इन चीज़ों के साथ रेलिवेंट डाटा पॉइंट्स या फैक्ट दे सकें सो यू विल डेफिनेटली गेट 1 मार्क एक्स्ट्रा इन दिस आंसर। ये मैंने जान के स्किप किया है ताकि आप इन चीज़ों के साथ अपने पॉइंट्स को ज़्यादा ढूंढना शुरू करें, दैट विच ऑल पॉइंट्स शुड कैन बी क्लब टुगेदर, और अगर आप डाटा पॉइंट्स देंगे तो वो चेरी ऑन द केक होगा। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें अदर फैक्टर्स में, देखिए हमने 4 पॉइंट्स बना दिए, उसके बाद जो छोटे मोटे फैक्टर्स रह गए हैं उनको हमने क्लब करके एक पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया है। इसको हम 5th पॉइंट भी बना सकते थे, अदर है फैक्टर्स इसका हेडिंग दे सकते थे और सीधा ये अनस्किल्ड लेबर से फिर शुरू हो जाता। दिस वे द स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी मेड। सो फॉर द इन दिस वी आर सेइंग दैट द अनस्किल्ड लेबर which is the mismatch between the demand and supply, non-utilization of vast pools of natural resources, especially energy resources, some of the domestic factors which restrain external sector। 2 चीज़ों के बारे में हमने इसमें बात की है। सबसे पहले तो अनस्किल्ड लेबर, कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को रन करने के लिए 2 तरह की लेबर्स चाहिए होती है, एक तो स्किल्ड और अनस्किल्ड। पर हमारे इंडिया में देखा गया है कि इन अनस्किल्ड लेबर तो बहुत ज़्यादा है, पर स्किल्ड लेबर को ढूंढना, उनको एम्प्लॉय करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपने ये फेमस प्रोवर्ब भी पढ़ा होगा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो आपको आधी ज़िंदगी तो उन लोगों से पीछा छुड़ाने में लग जाएगी जो आपके लिए काम नहीं कर सकते या आपके साथ काम नहीं कर सकते, और आधी ज़िंदगी आपको उन लोगों को ढूंढने में लग जाएगी जो आपके साथ कम काम कर सकते हैं या फिर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं।
यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया में मिसमैच है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई बिकॉज ऑफ द अनस्किल्ड लेबर की भरमार है हमारे इंडिया में। और उसके बाद नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ वास्ट पूल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, के नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत है हमारे पास, पर क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको एक्सप्लॉयट करने का हमारे पास जरिया नहीं है, जिस वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, विच सम अप आवर डोमेस्टिक फैक्टर्स विच रेस्ट्रेन एक्सटर्नल सेक्टर। तो यहाँ तक हमने पूरी बात कर ली एक्सटर्नल सेक्टर में कि क्या क्या डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो करके, जिन चीज़ों को, मेजर्स को अडॉप्ट करके हम अपने एक्सटर्नल सेक्टर को और बढ़िया कर सकते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स के रेस्ट्रेंट्स को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक ब्राइटर साइड के बारे में बात करेंगे। जब भी आप कंक्लूडिंग पार्ट पे जाएं तो एक पॉजिटिव एंगल को भी शो करें कि ऑल्दो द थिंग्स आर बैड एट द प्रेजेंट बट ऑल दैट वी सी इज नॉट दैट बैड। तो उसको लिखने के लिए हम कहेंगे इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ करंट अकाउंट सरप्लस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स। इसके पीछे हम अगर डिबेट करें तो उसके पीछे कोविड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं कर पाए और प्रोटेक्शनिज्म का दौर चल रहा है, तो इस वजह से हम पहली बार 17 सालों के बाद करंट अकाउंट सरप्लस को विटनेस करेंगे। And the foreign exchange reserves rose to an all-time high of US dollars 586.1 billion. So क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल सेक्टर्स का पार्ट है, सो टू सस्टेन द मूवमेंट पेस आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी इनिशिएटिव्स लाइक, इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं ताकि जो हमारा 17 सालों के बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है हम उसको क्या कहते हैं सस्टेन कर पाएं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, remission on taxes and duties on exported products, improvement in logistic infrastructure through programs such as Bharatmala Pariyojana, digital initiatives like Digital India Scheme help policy to ease resource extraction and liberalize FDI policy to attract more investment from abroad, which would go a long way in strengthening the external sectors in general and exports in particular. तो यहाँ पर हमने जो भी स्कीम्स हमारे एक्सटर्नल सेक्टर से लिंक होती थी या लिंक हम किसी तरह से कर सकते थे, हमने उस सारी स्कीम्स के बारे में लिख दिया है। ये स्कीम्स अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, अगर इनमें से आपको कुछ नहीं भी पता सो यू नीड नॉट वरी अबाउट देम। अगर आप तीन या चार स्कीम्स किसी भी तरह से लिख सकते हैं अपने कंक्लूडिंग पार्ट में, इट विल वर्क फॉर यू एज अ मेजर्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस डोमेस्टिक फैक्टर्स। तो जैसे मैंने आपको कहा इकॉनमी के लिए आपका कंटेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाकी क्वेश्चंस में, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में मैं हमेशा कहता हूं कि कंटेंट इज नॉट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस बट स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन आर, बट इन द इकॉनमी क्वेश्चंस कंटेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विच विल प्ले अ पार्ट इन हाउ मच यू आर अवॉर्डेड। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।